सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये स्टोरी है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। सो ये बात है 2004 की। तो 2004 में लाहौर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था आसिफ। आसिफ की एक वाइफ थी जिसका नाम था फातिमा, और वो लोग का शादी 1 से 1.5 साल पहले ही हुआ था। वो दोनों के साथ आसिफ के पापा भी रहते थे जो कि बूढ़े हो चुके हैं, और फातिमा और आसिफ के पापा जमाल जिसका नाम था, वो दोनों में उतना बनता नहीं था। फातिमा अपने फादर इन लॉ जमाल को पसंद नहीं करती थी ज़रा भी, क्योंकि वो थोड़े पुराने सोच के थे और हर कुछ चीज़ में वो थोड़ा रोक टोक करते थे। बट फातिमा पूरी तरह फ्रीडम चाहती थी और वो ज़रा भी पसंद नहीं करती थी आसिफ के पापा को। तो हर बात में कुछ न कुछ चीज़ को लेकर डिबेट होता रहता था घर में, कुछ न कुछ इश्यूज़ होता रहता था हमेशा रेगुलर बेसिस पे। फातिमा हमेशा बहुत टाइम से आसिफ को बोलते रहती है कि वो जो घर है उसको तोड़वा कर एक नया घर बनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब पहले का डिज़ाइन है, मतलब पुराना डिज़ाइन हो चुका है, और फातिमा चाहती है एक अच्छा खासा लग्जरियस घर बनाने के लिए। और वो आसिफ को बार बार बोलती है कि तुम्हारा तो जॉब भी लग चुका अच्छा खासा, तुम तो इसको तुड़वा कर बना ही सकते हो। तो आसिफ पूछता है जमाल से, अपने पापा से, बट उसके पापा हर बार मना कर देते हैं। जमाल के मना करने का 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न, जमाल की वाइफ का वो अंतिम निशानी होता है जो कि करीब 4-5 साल पहले ही डेथ हो चुका है जिनका। तो वो नहीं चाहते कि निशानी ख़त्म हो जाए, और बहुत मेहनत से वो दोनों मिलकर ये घर बनवाए होते हैं। जमाल नहीं चाहता है, पहला रीज़न वो होता है। और सेकंड बड़ा रीज़न होता है कि जमाल को ऐसा लगता है कि अगर वो घर नया बन जाएगा तो फातिमा और आसिफ मिलकर उसे बाहर निकलवा देंगे। फातिमा पे ज़रा भी विश्वास नहीं होता जमाल को, उनको लगता है कि कभी भी उनको बाहर निकाला जा सकता है। वो जमाल हर बार आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, मैं नहीं तुड़वाने दूंगा, मेरा घर है, इसको नहीं तुड़वाने दूंगा, इसी में जो करना है वो कर लो, बट इसको तोड़ कर तो नया घर नहीं बनेगा, तुम अगल बगल में कुछ बनवाना है तो बनवा लो। तो फातिमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि जो भी मैं बोलती हूँ हर चीज़ के लिए ये मना करता है। तो वो आसिफ से बोलती है, उसको अगेंस्ट करती है थोड़ा थोड़ा कि हम लोग जब तक यहाँ रहेंगे तब तक कुछ न कुछ दिक्कत होता रहेगा, तुम वैसे भी इनकम ठीक ठाक करते हो, तो हम लोग नया घर ख़रीद लेते एक जगह कहीं और, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर आसिफ पहले तो वो मना करते कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा, बट हर कुछ दिन पे कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा डिबेट होता रहता है, और फातिमा और जमाल में कुछ न कुछ मतलब बातचीत अच्छे से होता नहीं है। और फातिमा तो देखना भी नहीं चाहती है अपने फादर इन लॉ को। तो आसिफ को बहुत ज़्यादा वो प्रेशर देती है कि नहीं मैं नहीं रहूँगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है। तो फिर आसिफ कुछ टाइम बाद मान जाता है। फिर वो जमाल से पूछने जाता है अपने पापा से कि मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है मुझे कहीं और रहने के लिए। बट जमाल मतलब थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है, वो रिक्वेस्ट नहीं करता है कि तुम मेरे साथ रहो ये वो बोलता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं मना करने वाला हूँ, तुम्हें जिसका बात सुनना है सुनो। वो गुस्से में मतलब ऐसे चिल्लाने लगता है जमाल। तो ये सब सुनकर फातिमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वहाँ भी वो आर्गूमेंट स्टार्ट कर देती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे हस्बैंड को, आप क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ फिर से बहसा बहसी होता है बहुत देर तक। तो फिर आसिफ कुछ दिन में ढूंढने लगता है घर, और उसको एक डिसेंट प्राइस पे करीब 6-7 किलोमीटर दूर एक घर मिल भी जाता है, जो कि अपने सेविंग्स और कुछ लोन लेकर वो ख़रीद लेता है। और फिर कुछ दिन के बाद वो शिफ्ट हो जाता है, और जब वो लोग जा भी रहे होते हैं तब जमाल मतलब अब बैठा हुआ रहता है, उस लोग की तरफ देखता नहीं, वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में मतलब सामने एकदम सामने देख रहा होता है, बस उन लोग की तरफ देख भी नहीं रहा होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। आसिफ चाहता है कि वो लास्ट टाइम जमाल से मिल कर जाए, बट जमाल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है उसका, और जमाल अपने में ही मतलब अपना काम करने लगता है। वो मतलब ऐसा लगता है मतलब देख के कि वो उधर अंदर से टूट चुका है कि मतलब उसे अकेला रहना पड़ेगा, और सब लोग इस तरह उसे बुढ़ापे में छोड़ कर जा रहे हैं। जमाल फिर अपना काम करने लगता है, और आसिफ और फातिमा छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से। और फिर मतलब हमेशा
आसिफ को बहुत ज़्यादा याद आता है जमाल का, अपने पापा का। तो हमेशा कुछ दिन में वो जाता है मिलने, बट उसके पापा उससे कभी मिलते ही नहीं है। वो दरवाज़ा ठक ठक आते रहता है, वो निकलते नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं करते किसी भी चीज़ का। कहीं भी रास्ते में मिल भी जाते हैं तो वो इग्नोर करते हैं। तो आसिफ ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है। उसे अंदर से लगता है कि वो कुछ गलती कर चुका है, बट फ़ातिमा हर दिन उसे मना लेती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सब सही हो जाएगा, ये सब करके। फिर करीब 1-1.5 महीने बाद आसिफ को कॉल आता है। उसी घर के, पुराने घर के पड़ोसी उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि जमाल मर चुका है, वो आ जाओ जल्दी से। तो उस टाइम करीब 6 बज रहा होता है सुबह सुबह। एकदम जल्दी से वो आसिफ एकदम रोने लगता है। उसके फ़ोन, उसका जो टाइप फीचर फ़ोन होता है वो हाथ से गिर जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो फ़ातिमा को बताता है सब कुछ कि ऐसे ऐसे कॉल आया था। तो वो जल्दी से एकदम बाइक में, एकदम तुरंत, जैसे जिस हाल में रहता है वो एकदम बाइक से चला जाता है देखने। जैसे ही वो देखता है, वो घर के बाहर, मतलब जो मेन गेट होता है वहीं पे गिरे हुए उसके पापा जमाल, जिसका मतलब बॉडी का आधा पार्ट घर के बाहर है और बॉडी का आधा पार्ट घर के अंदर है, मतलब गिरे हुए हो। और कमर से नीचे पूरा पैर मतलब अंदर की ओर है और गेट के बाहर है, मतलब कमर से ऊपर तक का बॉडी। और मुंह से ब्लड आ रहा है, ब्लड मतलब गिरा ज़मीन में। कर आसिफ को अपने आँख पे विश्वास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या हो गया। वो बहुत ज़्यादा वहीं पे रोने, और पड़ोस मतलब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर इवनिंग तक सब कुछ, अंतिम संस्कार होता है वहाँ, जैसे होता है जो भी, तो वहाँ पे सब कुछ होता है। बट जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है उस टाइम पे सभी लोग जो होते हैं, जो घेर कर खड़े रहते हैं वहाँ, देख रहे थे। तो सभी लोग आपस में बात करते इनिशियली, मतलब ताना मारने के लिए, कि ये लोग को ताना मार रहे होते हैं कि इन लोग के कारण ही सब कुछ हुआ है, ये लोग अकेला छोड़कर चले गए बेचारे को, उनका कोई हेल्प करने वाला नहीं। थोड़ा मोड़ा हम लोग से कभी कभार हेल्प मांग लेते थे, बट बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हुआ था ये 1-2 महीने उनके लिए। तो ये सब सुनकर आसिफ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो अपने आप को, मतलब ऐसा लगता है कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा कभी। बट फ़ातिमा को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ये सब सुनकर। वो मतलब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती, इनफैक्ट वो तो रो भी नहीं रही होती है इस सिचुएशन में। तो फ़ातिमा और आसिफ उसके बाद अपने घर वापस चला जाता है। बट आसिफ मतलब अपने पापा को भूल नहीं पाता है। वो मतलब वो कल्प्रिट खुद को ही समझ रहा है। वो अपने आप को मतलब माफ़ नहीं कर पा रहा है। वो मतलब हर दिन रोता है बहुत ज़्यादा, उसे मतलब बुरा लगता है इस चीज़ का। फिर करीब 1-2 महीने बाद वहाँ से एक कॉल आता है, सेम उसी पड़ोसी का, और वो बताता है कि उस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। करीब कुछ दिन से, मतलब लगभग मरे हुए तो 2 मंथ हो गया, बट कुछ दिन से मतलब कोई भी जब उधर से गुज़र रहा है उस घर से, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है और कुछ निगेटिव वाइब्स आ रहा है उस घर से। और अब आसपास से जो गुज़र रहा है बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, स्पेशली रात में। कुछ मतलब कुछ तो अंदर घर में डरावना कुछ तो है। तो फिर आसिफ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि अंदर कुछ आवाज़ आ रहा है, मतलब ऐसा, ये सब चीज़ पे उतना आसिफ बिलीव नहीं करता है। बट स्टिल ये सब चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैल जाता है और पेपर तक में एक बार आ जाता है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसे एक हॉन्टेड हाउस सब डिक्लेयर कर देते कि हॉन्टेड हाउस से दूर रहो। और ये सब बात बहुत जल्दी फैल जाता आग की तरह। तो फ़ातिमा बोलती है कि ये सब जितना ज़्यादा फैलेगा वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तुम उसके पहले ही उस घर को तोड़कर नया बना दो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो फिर वो आसिफ पता करने लगता है बिल्डर्स वगैरह से कि उसे कैसे तोड़ के बनाया जाए सब कुछ। तो कोई भी बिल्डर रेडी नहीं होता उसे बनाने के लिए, सभी बिल्डर मना कर देते। सभी ने ये बात सुन रखा है कि वो हॉन्टेड हाउस है, भूत है, सब करके। और आपको पता है ये सब जब फैलता है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही फैलता है, मतलब होता जो भी चीज़ है उसको थोड़ा बढ़ा कर के, मतलब ऐसे वैसे करके। तो ये सब इतना ज़्यादा फैल चुका था कि कोई भी बिल्डर काम करने के लिए रेडी नहीं होता, मजदूरी करने के लिए, बनाने के लिए। तो फिर कुछ समझ नहीं आता आसिफ को। तो आसिफ फ़ातिमा से पूछता है कि अब क्या करें। तो फ़ातिमा बोलती है अब इसे बेच दो, नहीं तो और ज़्यादा जितना फैलेगा ये बात तो बेचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आसिफ ब्रोकर वगैरह से बात करता है कि कैसे भी इसको
सेल करने में हेल्प करो, कमीशन ले लेना जितना भी चाहिए, मतलब कम में भी वो सेल कर देगा। ब्रोकर 1-2 का नंबर देता है कि वो पता करता है। तो आसिफ जब कॉल करता है 3-4 कस्टमर्स के पास, तो सभी लोग रेडी होते हैं, बट फिर कुछ दिन बाद सभी लोग मना कर देते कि नहीं नहीं, वहाँ कुछ अजीब है, हम लोग नहीं ख़रीद पाएंगे, और कोई भी रेडी नहीं होता वहाँ ख़रीदने के लिए। तो फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, आसिफ भी, कि वो तो सेल ही नहीं हो रहा है, अब क्या करे उसका। बट फिर करीब 1 वीक के बाद आसिफ के फ़ोन पे कॉल आता है और फ़ातिमा वो कॉल उठाती है। आसिफ थोड़ा मतलब फ़ोन से दूर था, चार्ज में लगा कर चला गया था। तो फ़ातिमा कॉल उठाती है तो सामने से एक लड़की का आवाज़ आता है और वो बोलती है कि आपका आर्टिकल मैंने देखा है, आप अपना घर बेचना चाहते हो। तो फिर फ़ातिमा बोलती है हाँ रुकिए, मैं आपको बात कराती हूँ। तो बोलती है कि हाँ मुझे जल्दी से जल्दी ख़रीदना है, नहीं तो मैं नहीं ख़रीद पाऊँगी, फिर मुझे अर्जेंट है। तो बोलते हाँ रुकिए। वो आसिफ को बुलाती है और फिर आसिफ उनसे बात करता है, स्पीकर पे करके वो बात करता है। उधर से जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मुझे घर चाहिए और मुझे जल्दी से, थोड़ा अर्जेंट है, क्योंकि मेरा भाई जो है वो यूएस से आने वाला है, तो उसके पहले ही मतलब मुझे चाहिए, वो 1-2 दिन में ही आएगा। तो आसिफ बोलता है ठीक है, आप कल मॉर्निंग में आ जाइए। वो मॉर्निंग को इसलिए बुलाता है क्योंकि दिन या रात में अगर कोई आसपास में हुआ तो फिर वो बता देगा उनको और फिर वो शायद डील कैंसिल हो जाए। तो अर्ली मॉर्निंग में ही बुलाता जितना जल्दी हो सके। तो नेक्स्ट डे वो लड़की आती है घर देखने के लिए और देख के वो पसंद उसे, मतलब बस दिक्कत यही कि बहुत ज़्यादा पुराना है, बट घर उसको इनिशियली पसंद आ जाता है कि ठीक है मैं ले लूँगी। बट वो कंडीशन रखती है कि मुझे कल तक ही ये घर चाहिए, कैसे भी, अगर कल नहीं हो पाया तो मैं नहीं ले पाऊँगी। फिर आपको जितना ही पैसा चाहिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही और 100% एडवांस दे दूँगी। और फिर वो कुछ बुकिंग अमाउंट पैसा मतलब कुछ दे ही देती है और फिर बोलती है कल ये हो जाना चाहिए, साफ़ सुथरा सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए, और अगर कल तक नहीं हुआ साफ़ तो मैं फिर नहीं ले पाऊँगी, फिर सब कुछ अच्छे से कल तक ही चाहिए मुझे। तो आसिफ बोलता है ठीक है मैं कल ही तक करवा दूँगा सब कुछ। तो वो चली जाती है और आसिफ भी अपने घर चला जाता है और फिर फ़ातिमा को बोलता है कि इसको कल ही तक चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो फिर आसिफ सब अपना काम छुट्टी लेकर वो पता करने लगता है जो साफ़ सफाई में हेल्प करे, साफ़ सफाई कर दे अच्छे से। बट इस बार भी कोई भी रेडी नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा अफवाह सबने सुना है कि भूत है ये सब है, तो कोई भी तैयार नहीं होता जल्दी, और सभी लोग मना कर देते कि नहीं नहीं तुम कितना ही पैसा दे दोगे, हम लोग नहीं करेंगे। तो आसिफ को समझ ही नहीं आता, तब तक दोपहर भी हो चुका है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। फ़ातिमा बोलती है कि चलो अब हम ही लोग कर लेते साफ़ सफाई, नहीं तो ये डील निकल गया फिर कोई नहीं ख़रीदने वाला हम लोग का घर, और वैसे भी साफ़ सफाई तो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, तो आज ही हम लोग कर ही लेते हैं। तो फिर आसिफ बाइक से लेकर जाता है फ़ातिमा को पुराने वाले घर में और फिर साफ़ सफाई का सारा सामान ख़रीद कर जाता है और फिर साफ़ सफाई करने लगता है। मतलब जितना भी बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, बहुत ज़्यादा मकड़े का जाली और सारा कुछ जंग लगा हुआ है सब कुछ, तो सारा कुछ साफ़ करने लगता है दोनों। और फिर सफाई करते 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 लगभग 8 बज जाता है। वो लोग तो सोचा था कि शाम तक सफाई करके हम लोग घर चले जाएंगे, बट 8 बज चुका है और सफाई करते करते वो लोग सोचते जल्दी से जल्दी हम लोग कर लेते तो जल्दी हम लोग घर जा पाएँ। तो फिर वो लोग साफ़ करते रहते हैं, साफ़ करते करते और भी ज़्यादा लेट हो जाता है और लगभग 10 बज चुका है, अब रात हो चुका है और चारों तरफ अंधेरा है। इनफैक्ट उसके घर का लाइट भी थोड़ा डिम हो चुका है, वो लाइट भी अच्छे से नहीं जल रहा है। तो फिर वो लोग साफ़ सफाई जब कर रहे थे, एकदम से कुछ गिरने का आवाज़ आया ज़ोर से, ऐसा लगा कुछ भारी चीज़ कुछ गिरा है। तो जिधर से आवाज़ आया वो लोग देखने गए कि क्या गिरा है, तो वहाँ दिखता है कि एक गमला गिरा हुआ है। जो गमला रहता है वो ज़मीन पे गिरा हुआ है और वो पूरी तरह टूट चुका है। तो फ़ातिमा बोलती है कि पता नहीं अब इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। वो सोचती है कि हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह गिरा दी हो, तो वो सब इग्नोर करके वो लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं और फिर फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, जो थोड़ा मोड़ा साफ़ सफाई का काम बचा है वो करने। फर्स्ट फ्लोर में जब साफ़ सफाई वो लोग कर रहे होते हैं, एक तो अंधेरा होता है, वहाँ का लाइट भी नहीं जल रहा है, जैसे तैसे टॉर्च जलाकर वो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। बट करते करते कॉरिडोर में किसी के फुट स्टेप का आवाज़ आता है, कोई के चलने का। और फिर आसिफ सोचता है कि अभी रात में यहाँ पे कौन चल सकता है, कोई तो घर में है नहीं हम लोग के अलावा। तो आसिफ जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, बट स्टिल उन लोग को लगता है कोई तो था यहाँ पे।
उन लोगों को समझ नहीं आता, बट आसिफ को डर लगता है कि जल्दी से चलो हम लोग कर लेते, फिर हम लोग को जाना पड़ेगा, अगर और ज़्यादा रात हो गया तो हम लोग को यहीं पे रहना पड़ेगा और कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। फिर उन लोग सीढ़ी से नीचे जाने लगते हैं। नीचे जाते जाते ही थोड़ा थोड़ा जमाल का कुछ लगता है कि कोई आवाज़ आ रहा है जमाल का, और बहुत ज़्यादा अजीब सा कुछ स्मेल आ रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, स्पेशली फ़ातिमा। ऑलरेडी फ़ातिमा इतना ज़्यादा थक चुकी है, उसको चक्कर आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। वो नीचे जा रही है, मतलब अंदर से, मतलब थोड़ा सा अंदर से एकदम, मतलब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है और वो नीचे जा रही है। वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो फिर मतलब फ़ातिमा को लगता है कि वो गिर जाएगी शायद, इतना ज़्यादा उसे चक्कर आ रहा है। और फिर थोड़ी देर में एकदम से दरवाज़ा को खटखटाने का आवाज़ आता है ज़ोर से। कोई दरवाज़ा ठक 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 ज़ोर से ठक ठक आ रहा है। तो आसिफ बोलता है इतनी रात में कौन आ सकता है, करीब 11:30 बज चुका है। तो जैसे ही मेन गेट के पास जाता है, एकदम से मेन गेट अपने आप ही खुल जाता है। गेट का दरवाज़ा तो अंदर से उन्होंने बंद किया था, अच्छे से याद था आसिफ को। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फ़ातिमा ज़ोर से चिल्लाती है कि पीछे हटो पीछे हटो, कुछ गड़बड़ है। बट आसिफ बाहर जाकर देखता है कि कौन नॉक कर रहा था, तो वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो इतना ज़ोर से नॉक कौन कर रहा था? तो आसिफ जल्दी से मेन गेट को बंद करके अंदर से लॉक कर देता है और वो अंदर आता है। तो फ़ातिमा को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो मतलब ऐसा लगता है वो अपने आप में नहीं है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा थकी हुई है, टायर्ड है और बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है उसका। बट वो बोलता है कि पता नहीं हम लोग को चलना पड़ेगा यहाँ से, लग रहा है। ये सब जैसे ही बोल रहा होता है, वहाँ पे एक अलमीरा होता है। अलमीरा की तरफ से एक अंदर से एक कुछ खरोचने का आवाज़ आता है, ऐसा लगता है कोई स्क्रैच कर रहा है अपने नाखून से। और ये आवाज़ बहुत अजीब होता है और ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और आसिफ लिटरली मतलब काँप रहा है देखकर कि क्या हो रहा है, जबकि वो ये सब चीज़ पे बिलीव भी नहीं करता। फर्स्ट टाइम वो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है। वो सभी लोग की तरह है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सब, बट वो खुद से एक्सपीरियंस कर रहा है इस बार। और वो जो अलमीरा से आवाज़ आ रहा है वो अपने आप खुल जाता है। और फिर जब अंदर वो लोग देखते हैं तो अलमीरा के अंदर उसके पापा जमाल का फ़ोटो लगा रहता है और वो फ़ोटो अजीब तरीक़ा से ऐसे ऐसे करके हिल रहा है अपने आप, जबकि अंदर तक तो हवा भी नहीं आ रहा होगा। और ये सब देख के और ज़्यादा फ़ातिमा का हालत ख़राब हो जाता है। ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, थक गई है। ये सब देखकर वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है और वो गिर जाती है ज़मीन में। और उसका आँख मतलब अपने आप लगता है कि उसे चक्कर आ रहा है और वो बेहोश हो जाती है एक तरह से। और फिर एकदम से उसका आँख खुलता है, तब सुबह हो चुका है। सुबह सुबह एकदम से उसका आँख खुलता है तो उठ के ढूंढती है कि आसिफ कहाँ है। आसिफ, मैं यहाँ पे, वो ज़मीन पे ही गिरी हुई थी तब से। वो उठती है तो देखती है, जो वो देखती है अपने आँख से, वो बिलीव नहीं कर पा रही है। वो पहले तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। वो देखती है कि जिस तरह जमाल का उसके फादर इन लॉ का डेथ हुआ था, जिस तरह मेन गेट के बाहर आधा बॉडी और अंदर आधा बॉडी था, उसी तरह आसिफ का भी बॉडी था। पैर का पोर्शन कमर तक मेन गेट के अंदर और उसके ऊपर का पार्ट बाहर, और वो भी उसी तरह मरा हुआ था। बस डिफरेंस ये था कि आसिफ का मतलब हाथ एकदम ऐसा लगता है किसी ने नोच दिया है, मतलब ऐसा, मतलब स्क्रैचेस थे, और वो भी उसी तरह मुंह से उसका ब्लड निकल गया था। बट फ़ातिमा को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, सबको बुला रही है। सब लोग बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जमाल का भी डेथ तो इसी तरह हुआ एकदम एग्जैक्टली। और फ़ातिमा को ये सब ज़िंदगी में कभी ये भूल नहीं पाती है और हमेशा ये क्वेश्चन उसके माइंड में ही रह जाता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, उस रात को आखिर क्या हुआ और कैसे आखिर आसिफ का डेथ हुआ। ये हमेशा मिस्ट्री बन के रह जाता है, ये कभी किसी को पता नहीं चल पाता। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा ये वीडियो और आपको क्या लगता है क्या हुआ वो उस रात और कैसे आसिफ का डेथ हुआ, कमेंट में ज़रूर से बताना। और यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो, क्योंकि हर सैटरडे इवनिंग को इसी तरह का थ्रिलर और हॉरर रियल लाइफ स्टोरी आपको मिलता है। और लाइक कर देना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।